नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में अपन बात करेंगे कार्बन तथा हाइड्रोकार्बन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि कार्बन तथा कार्बन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, इससे संबंधित मैंने 2 वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं। उन वीडियोज़ का लिंक तथा और भी जितने भी वीडियोज़ मैंने केमिस्ट्री से संबंधित डाले हैं, तो केमिस्ट्री की जो पूरी प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। साथ ही बायोलॉजी, फिजिक्स और मैथमेटिक्स की जो आपकी प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल करवा दिया। आप वहां से जा कर के सारे वीडियोज़ हमारे देख सकते हो और उनका फ़ायदा उठा सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में अपन जो कार्बन और कार्बन के जो हाइड्रोकार्बन वगैरह हैं, ऑक्साइड वगैरह, उनसे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उन सभी को इस वीडियो में मैंने शामिल करने की कोशिश की है। 15 क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने लिए हैं। 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप जो है कार्बन और हाइड्रोकार्बन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे। ठीक है दोस्तों, पहला अपना क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी गैस पौधा ग्रह प्रभाव यानी ग्रीन इफेक्ट जो होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है, उसके लिए उत्तरदायी है। आरटेट 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं होगी, ऑक्सीजन भी नहीं होगी और कार्बन मोनोऑक्साइड भी इसका उत्तर नहीं होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। CO2 जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस होती है, इसलिए CO2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, विश्व उष्णता के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है। आरटेट 2011 का क्वेश्चन है। हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो एक आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस है और बाकी की जो सारी गैसें हैं इसमें से कोई भी हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो वही एकमात्र इसमें 4 ऑप्शन में एक ऐसी गैस है जो विश्व की उष्णता यानी विश्व में जो ताप बढ़ रहा है लगातार, ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है, उसका जो कारण है वो CO2 ही है। तो इसका आंसर भी दोस्तों CO2 होगा। तो दूसरा ऑप्शन इसका भी आंसर अपना होगा। अब दोस्तों रीट 2018 में वही क्वेश्चन आया जो आरटेट 2012 में क्वेश्चन आया था। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस है। वहाँ आपको CO2 ऑप्शन में मिला था, यहाँ CO2 आपको नहीं मिला। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड मिला। तो दोस्तों यहाँ जो आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड आंसर होगा। तो नाइट्रस ऑक्साइड मैंने आपको बताई भी, N2O जो होती है वो क्या होती है दोस्तों, आपकी हरित गृह गैस होती है। तो इसका आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड, क्योंकि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों ही क्या हरित गृह गैस नहीं होती हैं, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो हरित गृह गैस होती है। तो इसका चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों इसको ध्यान में आप रखिएगा, आरटेट या रीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपना प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO प्राप्त करने के लिए फॉर्मिक अम्ल HCOOH जो होता है फॉर्मिक अम्ल, उस फॉर्मिक अम्ल को किसके साथ गर्म करते हैं। फॉर्मिक अम्ल को अपन किसके साथ गर्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त करने के लिए तो मैंने दोस्तों आपको बताया था कि इसको गर्म करते हैं H2SO4 के साथ, और वो भी कौन सा H2SO4, कंसनट्रेट यानी सांद्र H2SO4 के साथ इसको गर्म किया जाता है। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रकृति होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO की प्रकृति क्या होती है, किस प्रकार का दोस्तों है, इसकी प्रकृति कैसी होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति दोस्तों अम्लीय होती है, तो उसी प्रकार कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी या उदासीन। तो दोस्तों इसकी प्रकृति होती है दोस्तों उदासीन, न तो अम्लीय होता है न क्षारीय होता है, और दोनों ही नहीं होता तो उभयधर्मी भी नहीं होगा। तो इसकी प्रकृति दोस्तों उदासीन होती है, एक उदासीन प्रकृति का ऑक्साइड होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट छठा अपना क्वेश्चन है, आग बुझाने में कार्बन के किस ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड। कार्बन सब ऑक्साइड का दोस्तों सूत्र मैंने आपको बताया था, होता है C3O2 कार्बन मोनोऑक्साइड का CO और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। और तीसरा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों का। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बिल्कुल जो सही आंसर होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एक ऑक्साइड होता है कार्बन का, वह कार्बन का एक ऐसा ऑक्साइड है
जिसका उपयोग अपन आग बुझाने में, अग्निशमन यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस किसको बोलते हैं? ठोस जल को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड को, या ठोस कार्बन सब ऑक्साइड को? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ठोस CO2 जो होती है उसको ही क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ बोला जाता है, यानी सॉलिड CO2 जो होती है उसको ड्राई आइस बोला जाता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका जो है वो होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, भाप अंगार गैस के घटक हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया भाप अंगार गैस को ही जल गैस भी बोला जाता है। जल गैस किसको बोलते हैं दोस्तों? भाप अंगार गैस को ही दोस्तों जल गैस बोला जाता है। और जल गैस दोस्तों किस किस का घटक होता है? वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलकर के दोस्तों किसका निर्माण करते हैं? भाप अंगार गैस या जल गैस का निर्माण करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दूसरा, कार्बन मोनो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जब मिलते हैं तो भाप अंगार गैस जो है वो बनती है। ठीक है दोस्तों, प्रोड्यूसर गैस कब बनती है? जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन मिलती है तब प्रोड्यूसर गैस बनती है। और भाप अंगार गैस की या जल गैस की बात की जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस जब मिलते हैं तब ये इसका भाप अंगार गैस का निर्माण होता है। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित ग्रह प्रभाव गैस नहीं है? यानी कि हरित ग्रह प्रभाव दर्शाने वाली गैस नहीं है, ऐसी गैस अपने को बतानी है। कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन और ऑक्सीजन। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और मीथेन जो वो हरित ग्रह गैस होती हैं तीनों की तीनों, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो हरित ग्रह गैस नहीं है, इसलिए चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाती है? जंतुओं का विघटन होना, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन। ये दोस्तों श्वसन इस प्रकार से होता है, शुद्ध जो लिखा सही रूप होता है वो श्वसन का इस प्रकार से होता है, गलती से हो गए। उसके बाद है पेट्रोल का दहन। तो दोस्तों पेट्रोल का दहन तो गाड़ियों से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, तो ये तो चौथा ऑप्शन नहीं होगा। श्वसन में भी दोस्तों क्या होता है? श्वसन में भी अपन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन भी श्वसन और पेट्रोल का दहन दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, तीसरा और चौथा नहीं हो सकता। जंतुओं का विघटन, जब जंतु मरते हैं तो उनके सड़ने से उनसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोस्तों मुक्त होती है, तो पहला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो जो दूसरा ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में दोस्तों पेड़ पौधे जो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की एक ऐसी क्रिया है जिससे जो है वायुमंडल में क्या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ती है, जब बल्कि क्या होती है? घटती है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण इसका सही आंसर दोस्तों होगा। अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है अम्ल वर्षा, नाभिकीय दुर्घटनाएं, हरित ग्रह प्रभाव या तेज गर्मी का होना? तो ग्लोबल वार्मिंग यानी कि पृथ्वी पर लगातार जो उसका तापमान बढ़ता जा रहा है उसका कारण क्या है? तो दोस्तों हरित ग्रह प्रभाव जो है वह इसका कारण होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसको अपन बोलते हैं, वही इसका कारण होता है। ठीक है दोस्तों, और तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मैंने ग्लोबल वार्मिंग और हरित ग्रह प्रभाव आपको पढ़ा दिया क्या है, आप उन वीडियोस में इसको डिटेल से देख सकते हो। साथ ही ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैस कौन सी है? जैसे मीथेन है, आपका जलवाष्प है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी जितनी भी जो गैसें हैं वो मैंने, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इन सारी गैसों के बारे में, नाइट्रस ऑक्साइड है, इन सारी गैसों के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये कौन सी गैसें हरित ग्रह गैसें होती हैं जिनकी वजह से हरित ग्रह प्रभाव उत्पन्न होता है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है, एल्काइन में कार्बन कार्बन के मध्य बंधों की संख्या होती है। एल्काइन जो होता है उसमें कार्बन कार्बन के मध्य कितने बंध होते हैं दोस्तों? तो एल्काइन में 3 बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। एल्कीन में कार्बन कार्बन के मध्य 2 बॉन्ड पाए जाते हैं, जबकि एल्केन में कार्बन कार्बन के मध्य जो है वो सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। लेकिन एल्काइन में कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड दोस्तों पाया जाता है, ये एल्काइन होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, कैंसर जन्य होते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, विवृत श्रृंखला हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन? तो दोस्तों कैंसर जन्य जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी बेंजीन वाले
बेंजीन वलय वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन काले धुएं के साथ जलते हैं जो कि कैंसर कारक होते हैं। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोकार्बन कहाँ से मुक्त होते हैं? गाड़ियों के धुआं से ये मुक्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का उदाहरण अपने को बताना कि एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का उदाहरण कौन सा है? ब्यूटेन, ब्यूटीन या ब्यूटाइन या साइक्लोब्यूटेन। दोस्तों एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जो होते तो चक्रीय हैं लेकिन इनके गुण कैसे होते हैं दोस्तों? अचक्रीय की बातें होते। जो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है वो क्या होते हैं दोस्तों? चक्रीय हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक तो एलिसाइक्लिक और एक होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है दोस्तों, अब एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो होते चक्रीय हैं लेकिन उनके गुण कैसे होते हैं? अचक्रीय हाइड्रोकार्बन के समान होते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ये जो आपके एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है कार्बन कार्बन के मध्य, असंतृप्त में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो साइक्लोब्यूटेन जो होता है, तो ब्यूटाइन तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, नहीं होगा। ब्यूटीन भी नहीं होगा। ब्यूटेन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये साइक्लिक नहीं होता है, जबकि साइक्लिक होना चाहिए। तो साइक्लोब्यूटेन जो है, साइक्लोब्यूटेन जो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर अपना होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो सेगमेंट का। नेफ्थलीन जो कि एक संगनित एरोमेटिक यौगिक है में कितने बेंजीन वलय होती हैं? 2, 3, 4 या 1? तो दोस्तों एंथ्रासीन में 3 होती हैं, लेकिन नेफ्थलीन जो आपका संगनित एरोमेटिक यौगिक है उसमें 2 बेंजीन वलय पाई जाती हैं, एक साथ जुड़ी हुई रहती हैं, इसलिए इसको संगनित एरोमेटिक यौगिक बोलते हैं नेफ्थलीन को। तो नेफ्थलीन एक एरोमेटिक यौगिक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जिसमें 2 बेंजीन वलय जुड़ी रहती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा 2 बेंजीन वलय। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। और उससे पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे अम्ल तथा क्षार और लवण के बारे में कि एसिड, बेस और साल्ट होते क्या हैं, इनके गुण क्या हैं, वो सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।